हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में एक और नए वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो कि त्रैमासिक परीक्षा हो रही है जुलाई 2026 की, उसी का क्लास 9th में साइंस का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर, उसी को क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। इस क्वेश्चन में जो है फुल मार्क्स 18 का है, जिसमें से क्वेश्चन का पैटर्न 2 सेक्शन में बांटा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव है ना, लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्शन ए का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करेंगे। इसमें से 1 से 70 तक प्रश्न है और इसमें 70 में 40 बनाना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग 1 से 70 प्रश्न देखेंगे, क्योंकि 40 नंबर बनाना है। कौन सा आप बनाए नहीं बनाए हैं, आप मिलान यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास 9 का। आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख ही लिए हैं कि त्रैमासिक परीक्षा है जो 2 मई को हुई है, 2 जुलाई को है ना, 2026 में विज्ञान का। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, चलिए फर्स्ट है फिजिक्स का क्वेश्चन है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों से मिला हुआ है साइंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, है ना। यहाँ पर डिफिनेशन ही पूछ रहा है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा त्वरण कहते हैं, है ना। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है वेग का मात्रक क्या है, यानी कि वेग का सही मात्रक क्या है, तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है एसआई पद्धति में कितने आधारी मात्रक है। आधारी मात्रक मतलब कह रहा है कि कितना जो है मूल राशि है ना, बेस यूनिट है आधारी मात्रक। तो इसका जो है वो 7 होता है, यानी कि 3 का ऑप्शन सी, जो मीटर लंबाई ये सभी है। ये हाँ, एसआई पद्धति में कितने आधारी मात्रक है, तो 7, या फिर मूल राशि, इसी को कहते हैं आधारी मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है ना। अदिश राशि पूछते हैं, तो जो सदिश है जिसमें सदिश दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, अदिश में केवल परिणाम होते हैं। तो अदिश राशि कौन है, तो वेग जो है सदिश हो जाएगा, बल जो है वो सदिश हो जाएगा, और तापमान जो है वो एक प्रकार के अदिश राशि हो जाएगा, यानी कि 4 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का कि चाल का मात्रक होता है ना। चाल का मात्रक क्या होता है, 1 मिनट। तो चाल का ऐसे मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड है ना, मीटर प्रति सेकेंड। और हम लोग यहाँ इधर क्या देखे थे, वेग और चाल का ऐसा ही मात्रक समान है। वेग का भी मीटर प्रति सेकेंड देखे थे और चाल का भी मीटर प्रति सेकेंड, है ना। क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर दूरी बटे समय, है ना। दूरी का भी ऐसा ही मात्रक हो जाएगा मीटर, और समय का सेकेंड, इसीलिए मीटर प्रति सेकेंड। और इसका भी परिणामी वेग का भी ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 है परिणामी वेग का मीटर प्रति सेकेंड, चाल का मीटर प्रति सेकेंड और वेग का मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो एक ही ऐसा ही मात्रक में 3 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है किसी सदिश राशि का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है ना। कह रहा है कि कोई भी यदि सदिश राशि है उसका परिणाम जो है कभी भी नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, ऋणात्मक, शून्य या फिर धनात्मक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 7 का ए, कि ऋणात्मक नहीं हो सकता है कोई भी, क्योंकि दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है कोणीय वेग का मात्रक होता है। कोणीय वेग, है ना, कोणीय वेग पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा रेडियस प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी। 9 क्वेश्चन है एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा, है ना। कह रहा है कि एक समान, यानी कि ये हो जाएगा एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा क्या हो जाएगा, तो यह जो है हमेशा केंद्र की ओर होगा, है ना, ऑप्शन बी। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि हमेशा केंद्र की ओर दृष्टि होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है किसी पिंड की गति का वेग समय ग्राफ का ढलान दर्शाता है। क्या कह रहा है कि किसी पिंड की गति का वेग समय ग्राफ का ढलान को क्या दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा त्वरण को दर्शाता है ना, ऑप्शन बी। 11 है धागे से बंधी एक पत्थर को अंगुली के चारों ओर आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है, तो एक चक्कर पूरा करने पर पत्थर का विस्थापन कितना होगा।
इसका ऑप्शन हो जाएगा कि ये शून्य होगा। 11 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 कि जब कोई वस्तु एक समान चाल से चलती है तब उसके लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति कैसी होगी। कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान चाल से चलती है तब उसके लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति जो है एक सरल रेखा में होगा। क्योंकि यहाँ एक समान चाल से कह रहे हैं ना, तो एक समान चाल के लिए एक सरल रेखा है, इसका दूरी समय ग्राफ की प्रकृति होगा। 13 है किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। ठीक है, किसी वाहन द्वारा कुल दूरी को मापने के लिए जो है ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है, ओडोमीटर उपकरण का। ठीक है, वहीं पर स्पीडोमीटर को बात करेंगे तो वहाँ जो है करंट स्पीड को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि गैल्वेनोमीटर जो है वो छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए मापने वाला एक उपकरण है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडोमीटर। 14 है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। ठीक है, हम लोग उधर पिछले क्वेश्चन देखे थे अदिश, तो सदिश और सदिश राशि और अदिश राशि का एग्जाम्पल आप लोग जरूर याद करके रखना है ना, क्योंकि क्वेश्चन इधर से उधर कभी सदिश कभी अदिश राशि में पूछा जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है, तो देखिए समय और चाल जो है अदिश राशि है, जबकि सदिश राशि हो जाएगा वेग, ऑप्शन सी। 15 है त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, तो त्वरण का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, 15 का सी। 16 क्वेश्चन है यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा नहीं हो तो उसका त्वरण होगा, है ना। कह रहा है कि यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा में नहीं हो तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, तो उसका त्वरण जो है वह परिवर्तनशील होगा, है ना, 16 का ऑप्शन डी। 17 है जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को क्या कहेंगे, है ना। यानी कि एक बिंदु है, एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे करती है तो इस गति को जो है वो दोलन गति कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा झूला, पेंडुलम, एक निश्चित गति से, है ना, एक निश्चित पॉइंट से झूला को क्या कहते हैं आगे पीछे, पेंडुलम भी क्या करते हैं एक निश्चित पॉइंट से इधर से फिर इधर से, है ना, ऐसे करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे दोलन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग होता है, औसत वेग पूछ रहा है, औसत वेग का फॉर्मूला होता है v प्लस यू बाय 2, यानी कि u हो गया प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, है ना, बाय 2, इसका औसत वेग निकालने का यह फॉर्मूला है। 19 है ऊष्मा का एसआई मात्रक है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। 20 है किसी वस्तु की एक समान वृत्ताकार गति होती है, एक समान वृत्ताकार गति में क्या हो जाएगा वृत्ताकार गति पूछ रहा है ना, तो त्वरित गति हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 दो स्टेशनों के बीच एक ट्रेन एक समान रूप से त्वरित होकर, क्या कह रहा है कि दो स्टेशनों के बीच एक ट्रेन एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में, है ना, समय दिया हुआ 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त करती है तो ट्रेन का त्वरण क्या होगा, त्वरण पूछ रहा है। तो त्वरण का फॉर्मूला यानी कि ए बराबर होता है v माइनस यू बाय टी। v हो गया मेरा अंतिम वेग और u हो गया मेरा प्रारंभिक वेग बाय समय। तो यहाँ पर अंतिम वेग क्या दिया हुआ है, अंतिम चाल ये 10 मीटर प्रति सेकंड माइनस प्रारंभिक 5 मीटर प्रति सेकंड बाय समय कितना है 5, तो 10 यहाँ क्या होगा 5/5, यानी कि इसका हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण पूछ रहा है ना, त्वरण कैसा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये ऑप्शन डी हो जाएगा 21 का डी, है ना, इस प्रकार से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात है, क्या कह रहा है कि किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1 के बराबर या फिर उससे कम, ऑप्शन डी। 23 है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो उस वस्तु का विस्थापन होगा, उस वस्तु का विस्थापन क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ऑप्शन बी। 24 है गर्म करने पर गैस का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गर्म करने पर गैस के आयतन पर जो है
बढ़ जाता है ना, 24 का ए। 25 सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? क्या कह रहा है कि सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ये इसका उच्च ताप के कारण जो है वो सौरमंडल में प्लाज्मा की अवस्था उत्पत्ति होती है। 26 है आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। आर्द्र वायु मतलब कि नमी है ना, जहाँ पर नमी है तो आर्द्र वायु में जो है वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, जबकि जैसे कि धूप के दिनों में या फिर हवा में वाष्पीकरण की गति तेज होती है, जबकि आर्द्र और नमी वायु में वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है ना, धीमी हो जाती है, जिसके कारण जो है कपड़ा देर से सूखते हैं। इसका 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 है वह प्रक्रिया जिसमें दो या अधिक गैसें परस्पर घुल मिल जाती है, क्या कहलाती है? तो इसको कहेंगे विसरण, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? देखिए अब यहाँ से केमिस्ट्री शुरू होता है, यहाँ तक अभी तक हम लोग ने सॉरी है ना, यहीं से हम लोग केमिस्ट्री आगे भी देखे थे। 24 से क्वेश्चन 24 से 24 से केमिस्ट्री अभी तक चल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नहीं है ना, फर्स्ट चैप्टर का ही है हमारे आसपास के पदार्थ। तो पदार्थ का डिफिनेशन क्या है कि जब कोई वस्तु स्थान घेरता है जिसका कोई भार होता है ना, वह क्या है? पदार्थ है। तो देखिए धूल जो है वो पदार्थ हो जाएगा, कोयला जो है वो पदार्थ हो जाएगा, वायु पदार्थ हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर जो है उसका कोई आयतन और आकार नहीं होता है ना, तापमान टेम्परेचर, तो यह क्या हो जाएगा? पदार्थ नहीं हो जाएगा। 28 का सी। 29 है तापमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो तापमान का एसआई मात्रक जो है वो केल्विन होता है, 29 का ऑप्शन बी। 30 है सूखा बर्फ है ना, सूखा बर्फ क्या है? यदि क्लास 9 का आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, यही सभी हम लोग केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 9 का जो है हम लोग थ्योरी 1 शॉट में पढ़ा चुके हैं। आप इसका थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप इसका कंप्लीट थ्योरी और आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। सूखा बर्फ है, सूखा बर्फ क्या है? ड्राई आइस। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहेंगे? सूखा बर्फ, ऑप्शन बी। 31 है कमरे का मानक तापमान है, कमरे का मानक तापमान हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। इसको यदि केल्विन में लिखे तो 298.15 केल्विन है ना, 25 डिग्री सेल्सियस को। इसको सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं इसका भी नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, वहाँ पे मैं बताऊंगी। 32 है निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है? ऊर्ध्वपातित में क्या होता है? जो ठोसी अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है बिना दरों में परिवर्तन किए, ठीक है ना। तो ऊर्ध्वपातित कौन हो सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 32 का बी कपूर। 33 है वाष्पन का दर निर्भर करता है, वाष्पन की दर किस पर निर्भर करता है? तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि तापमान पर भी निर्भर करता है, द्रव की प्रकृति पर और पृष्ठीय क्षेत्रफल पर ना। 33 का डी। 34 है निम्नलिखित में से किसमें अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक रहता है? अंतराण्विक स्थान किसमें सबसे अधिक रहता है? तो इसका हो जाएगा गैस में सबसे अधिक हो जाता है ना, तो इनमें से कौन सा गैस है ना? ऑक्सीजन में जो है अंतराणुक स्थान सबसे अधिक होता है। अंतराणुक स्थान कहने के मतलब जो दो पदार्थ के बीच जो रिक्त स्थान होता है ना, उसको अंतराणुक स्थान कहते हैं, ये जो बीच में। तो गैस में सबसे अधिक होता है, तो गैस का उदाहरण हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन के अनुसार। 35 है किसी पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान कहलाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए आयतन जो है, जो भी स्थान घेरता है किसी पदार्थ द्वारा उसी को क्या कहेंगे? आयतन, वॉल्यूम है ना। 36 है हवादार जगहों पर द्रव के वाष्प की दर क्या होती है? तो बढ़ जाती है। अभी एक क्वेश्चन देखे थे कि नमी वाले में वाष्पीकरण की दर घट जाती है, जबकि हवादार या फिर प्रकाश में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन कहलाता है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऊर्ध्वपातन। तो किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन हो जाता है या ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है ना, बिना दरों में परिवर्तन किए, ऑप्शन बी। 38 है निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है? किसके प्रभाव से?
तो इसका आंसर हो जाएगा कि ताप और तापमान दोनों के प्रभाव से जो है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। 39 है, किसी द्रव पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? तो उसका किसी द्रव पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। 39 का ए। 40 है, वह ताप जिस पर किसी द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा द्रव का क्वथनांक, ऑप्शन बी। 41 है, निम्नलिखित में से किस गुण के कारण किसी गैस का आयतन दाब बढ़ने पर घट जाता है ना? तो इसका हो जाएगा संपीड़ितता। 41 का ऑप्शन डी। 42 है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होता है। वही बता ना, इस सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको 273.15 ऐड करते हैं। जैसे केल्विन में चेंज करना है तो सेल्सियस में मान दिया हुआ है, तो सेल्सियस कितना है 50 डिग्री, उसमें कितना ऐड करेंगे 273.15। तो जब इसको ऐड करते हैं तो 23 है ना, 323.15 केल्विन, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रकार से। और यहीं पर यदि केल्विन का मान दिया हुआ रहेगा, सेल्सियस में चेंज करेंगे तो इसको माइनस करेंगे 273.15 है ना। केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए प्लस करते हैं और सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए माइनस करते हैं। ये वाला फॉर्मूला याद रखना। 42 का ऑप्शन बी। 43 है, पदार्थ की वह अवस्था क्या कहलाती है जिसमें पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं? तो गैस का जो है पदार्थ के गुण में कि 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, उसकी जो है आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होती है। 43 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कपूर को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है ना? कपूर को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है तो ऊर्ध्वपातन द्वारा, जो कि सीधे ठोस से गैस या फिर गैस से सीधे ठोस में, इसमें द्रव में अवस्था में परिवर्तन भी नहीं, मतलब द्रव में परिवर्तन नहीं होता है। तो 44 का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 45 है, निम्नलिखित में से किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होती है? गैसीय में, क्योंकि उसमें अंतराण्विक आकर्षण बल जो है स्थान सबसे अधिक पाए जाते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से किस ताप पर जल द्रव अवस्था में रहता है? किस तापमान पर जो है वो जल द्रव अवस्था में रहता है? तो सामान्यतः जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में होती है, जबकि -20 डिग्री सेल्सियस जो है वो पानी पूरी तरह से ठोस अवस्था में होती है, जहाँ पे बर्फीली जगह है, ठंडी जगह है ना, कश्मीर वो सब जगह में, लद्दाख में। और 0 डिग्री सेल्सियस को क्या कहेंगे, उसमें फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना। और 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये आपको 4 ऑप्शन आपको याद रखना है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि भाप गैस बन जाता है। और जबकि 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट है। -20 डिग्री सेल्सियस में वो पानी पूरी तरह से बर्फ अवस्था में ही रहती है, और 20 डिग्री सेल्सियस में पानी जो है द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 है, निम्नलिखित में से किस बर्तन में रखने पर द्रव का वाष्प जो है तेजी से हो सकता है? देखिए, वाष्प तेजी से होने के लिए जो है उसका क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, वाष्पन की क्रिया तेजी होगी। तो बोतल, परखनली, ग्लास, थाली, किसका क्षेत्रफल अधिक है? थाली का है, तो थाली में जो है वाष्पन तेजी से हो सकता है। इसका 47 का ऑप्शन डी। 48 है, जी यहाँ से जो है यहाँ तक आपका केमिस्ट्री था 48 तक। अब जो यहाँ से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी अब हम लोग देखेंगे कि जीवित कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से किसने देखा था, है ना। कोशिका जब हम लोग पढ़ रहे थे, कोशिका में मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, जबकि जीवित कोशिका का एंटोन ल्यूवेनहॉक ने, है ना, A.V. ल्यूवेनहॉक ने कब, 1674 ईस्वी में। और टी स्वान और एम स्लाइडन ने कोशिका सिद्धांत के बारे में खोज किया था। स्लाइडन ने प्लांट कोशिका का और स्वान ने एनिमल कोशिका की थ्योरी का, है ना, कोशिका सिद्धांत का। इस प्रकार 4 आपको वैज्ञानिक नाम याद रखना है। रॉबर्ट हुक, A.V. ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका, और ये मृत कोशिका, और ये कोशिका सिद्धांत।
49 है केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो केंद्रक की खोज करने के लिए हम लोग बताए थे ये रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन बी। जबकि टी स्वान हम लोग देखिए रॉबर्ट हुक मृत कोशिका, टी स्वान कोशिका सिद्धांत। विर्चो जो है कोशिका विभाजन 1855 में, है ना, 1855 में कोशिका विभाजन का सर्वप्रथम इन्हें विर्चो ने खोज की थी। 50 है क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रिस्टी जो है वो माइट्रोकोंडिया का जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें माइट्रोकोंडिया के अंदर क्रिस्टी एक संरचना है अंगुली जैसा, वहाँ पर पाए जाते हैं। 51 है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अभी नाम आया, क्या देखते थे हम लोग, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 52 निम्नलिखित में से कौन कोशिका में आत्महत्या की थैली कहेंगे? तो आत्महत्या लाइसोसोम, क्योंकि जो भी इतने क्षतिग्रस्त कोशिका है सड़े गड़े, इसको क्या करते हैं, पाचित कर लेते हैं, है ना, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। 52 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगा? तो तंत्रिका कोशिका जो है वो सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी, ऑप्शन सी। 54 जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे हैं? कोशिका के सबसे बाहरी घेरे में क्या बताए थे, ये सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली, यानी कि ऑप्शन सी। 54 का ऑप्शन सी हो जाएगा कोशिका झिल्ली। 55 है झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यूकेरियोटिक, जब हम लोग यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे थे, है ना, तो झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं इसमें यूकेरियोटिक में। 56 है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? तो इसका हो जाएगा विसरण के द्वारा। 57 है कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? नहीं पूछ रहा है, यानी कि राइबोसोम का क्या कार्य है? प्रोटीन का निर्माण करना, और इन्हीं राइबोसोम को क्या कहेंगे? प्रोटीन का फैक्ट्री। तो इसके उपस्थिति में क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसकी उपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जो है वो संपादित नहीं होगा, यानी कि 57 का ऑप्शन सी। 58 है शोषण से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं? शोषण से संबंधित एंजाइम मौजूद किस में रहते हैं? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा माइट्रोकोंड्रिया, यानी कि मैट्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 राइबोसोम बना होता है? राइबोसोम किसका बना होता है? तो आरएनए और प्रोटीन से का जो है वो राइबोसोम बना होता है। 60 क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली बनी होती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड दोनों की जो है बनी होती है, लिपिड एवं प्रोटीन की, ठीक है। 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 माइट्रोकोंड्रिया नहीं पाए जाते हैं? किसमें नहीं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन के अनुसार जो है मानव आरबीसी में माइट्रोकोंड्रिया नहीं पाए जाते हैं। 62 है रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं? क्या कहते हैं? देखिए प्लास्टिक जो है वो केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। पादप कोशिका में प्लास्टिक जो है 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नाम से ही क्या है, हरा, यानी कि पत्तियों में पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट जितने भी रंगीन भाग हैं, है ना, जैसे कि फ्लावर अलग अलग कलर के होते हैं ना, तो उसमें क्रोमोप्लास्ट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या हो जाएगा, ये रंगहीन होते हैं, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होते हैं, ये सफ़ेद प्लास्टिक कहलाते हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 63 है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम को क्या कह रहे थे? आत्महत्या की थैली, और इसकी खोज जो है वो क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने किया था, ना। 64 है गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं? गोल्जी उपकरण किसमें नहीं पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी में जो है वह गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में, लाल रुधिर कोशिकाओं में, और ब्लू ग्रीन एल्गी में, नील हरित शैवाल में, है ना, ऑप्शन डी। 65 है केंद्रक दरों में पाए जाने वाले महीन धागों के जाल को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे क्रोमेटिन जालिका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 कि थाइलोकाइड के समूह को क्या कहते हैं? तो थाइलोकाइड के समूह को क्या कहेंगे? ग्रेना कहेंगे, है ना, 66 का ऑप्शन बी। 67 है निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय है? तो अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, ये सभी क्या हो जाएगा? एक कोशिकीय जीव है, बाकी जो है बहुकोशिकीय है। 68 है निम्नलिखित में से किसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? किसमें झिल्ली नहीं होती है? तो वायरस को जो है सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी कहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69
बैक्टीरिया एवं वायरस से रक्षा करने वाले कोशिकांग कौन होते हैं? तो जब पिछले क्वेश्चन देखे थे कि लाइसोसोम को जो है वो आत्महत्या की थैली कहेंगे, जो भी हमारे भोजन के थ्रू एक्स्ट्रा जो सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस ये सभी जाते हैं, उसको रक्षा करने के लिए कोशिकांग जिम्मेवार होते हैं, है ना, उसको मारने के लिए, पाचित करने के लिए क्षतिग्रस्त कोशिका को, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहेंगे, लाइसोसोम को। 69 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 70। तारक किरण किस कोशिकांग से संबंधित है? तारक किरण, तो ये सेंट्रोसोम से संबंधित है, इसमें सेंट्रोसोम में ये उपस्थित होते हैं, तो ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्लास 9 का साइंस का टोटल 70 क्वेश्चन देखे हैं, है ना। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो और ये जानकारी जो है अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी क्लास 9th में है या भी साइंस की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना, है ना, क्वेश्चन हो जाएगा। और यदि आप इस चैप्टर का क्लास 9 का कंप्लीट थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर और थ्योरी जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।